तो चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। सिर्फ मुझे क्या बताना रह गया था कि लाइट की इंटेंसिटी से क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो सब बच्चे, बातें मत करो आपस में। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये लॉन्ग सेल्स, पैलिसेड टिश्यू, और इनके अंदर होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। दो कंडीशन हमारी एनसीईआरटी में बोली कि सपोज कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाई लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा है। दूसरा केस यदि प्रकाश की तीव्रता जो है वो कम हो, लो लाइट इंटेंसिटी। अब मान लो कि हम लोग बैठे हुए हैं एक ऐसी पैलिसेड टिश्यू के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। ऊपर से रोशनी आ रही है लेकिन रोशनी की तीव्रता कम है। यदि कम होगा तो ये क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से व्यवस्थित रहना पसंद करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिल पाए, इस तरीके से अरेंज रहना पसंद करेंगे। तो क्या इन्हें एक के नीचे एक इस तरीके से व्यवस्थित हो जाना चाहिए? तो क्या इन्हें इस ऊपर वाली सतह के पास में बिल्कुल दूर दूर ऐसे व्यवस्थित हो जाना चाहिए? यानी कम प्रकाश की तीव्रता होगी तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कुछ इस तरीके से सतह के पास में व्यवस्थित कर लेंगे ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जो है वो मिल पाए। क्या बात सही है क्या? यस, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगी, सतह पर ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन यदि यही प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती, बहुत भयानक रोशनी होती, तो इस टाइप की अरेंजमेंट में कोई समस्या थी क्या? क्या समस्या थी? कि बहुत तेज रोशनी में क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन हो सकता था, तो क्लोरोफिल इसके नष्ट हो सकते थे। तो इसने बोला कि बचने का कुछ उपाय ढूंढते हैं। तो अब ये पूरी सतह पर जो फैली हुई थी उसके बदले क्या होता है, ये जो लंबवत दीवारें होती हैं या पार्श्व दीवारें होती हैं उनके पास में आ जाते हैं। अब आके भी यदि एक के नीचे एक व्यवस्थित हुए तो ज्यादा अच्छा है, या ऐसे व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि तुमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना किस तरीके की होती है, तस्तरी नुमा, लेंस शेप की, जैसा इस बच्चे के चश्मे का लेंस है वैसा, फ्लैट फ्लैट गोल टाइप का। तो यदि ऐसे रहेगा तो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा मिलेगी, ज्यादा प्रकाश मिलेगी, कि ऐसे रहेगा, यानी इसमें डैमेज होने के चांस ज्यादा होंगे। यदि वो ऐसे रहता तो डैमेज होने के चांसेस कम होते, सरफेस एरिया कम मिलता, प्रकाश कम मिलता। तो इसका मतलब सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट, इनकी जो पार्श्व भित्तियां, लंबवत भित्तियां हैं, उनके पास आके ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि इसका फ्लैट सरफेस वॉल की तरफ रहे। क्या बात सही है कि नहीं है? यस। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो जो लंबवत भित्ति होती है उसके समानांतर कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इसके फ्लैट सरफेस, चपटे भाग जो हैं वो भित्ति की तरफ हो जाए। तो अधिक प्रकाश तीव्रता में अरेंजमेंट हो जाएगी कुछ इस टाइप की। आई बात समझ में? यदि इसको नाम देते हैं एपिस्ट्रॉफ, इसको बोल देते हैं पैरास्ट्रॉफ। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी में फंसने की जरूरत नहीं, हमको तो बताना है कि कब ये किस तरीके से व्यवस्थित होगा। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये प्रकाश के समानांतर है, प्रकाश किरण के समानांतर। समानांतर को ऐसे बना देते हैं हम चिन्ह में, बोल सकता हूं क्या? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनकी जो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है, लंबवत भित्ति जो है उसके समानांतर चपटे सतह भित्ति की ओर तथा चपटी है ये सतह लंबवत भित्ति की ओर
लेटरल वॉल की ओर। या फिर मैं इसको और बोलना चाहूं तो ये सतह है क्या? ऐसे अरेंज हुआ तो सतह के लंबवत है कि नहीं? ये सतह है, ऐसे अरेंज हुआ तो लंबवत, सतह के लंबवत। 3 तरीके से मैं बोल सकता हूं, हाँ और भी तरीकों से बोल सकता हूं। तो इसलिए कंसेप्ट बता दिया। अब जितने तरीके से बोलना हो या क्वेश्चन में दिया हो तुम समझते रहोगे, रट नहीं सकते उसको, क्योंकि कब लंबवत समानांतर किसके है वो अलग अलग है। तो जब हमारे माइंड में पिक्चर प्रॉपर रहेगी तब हमको समझ में आ जाएगी कि अच्छा किस तरीके से आंसर देना है। यहां पर क्या बोल सकता हूं? प्रकाश किरण के लंबवत, या फिर बोल सकता हूं सतह के समानांतर। ठीक है क्या? चाहो तो नोट कर सकते हो। हाँ। तो क्या तुम लोग मॉड्यूल सॉल्व करके आ गए हो क्या सारे बच्चे? कितने बच्चे हैं जो बोलते हैं सर डिस्कस कर लो आज ही? कितने बच्चे बोलते हैं नहीं सर अगले लेक्चर में कर लेना? नहीं नहीं, अगले वाले ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन का टाइम और दे देते हैं बाकी बच्चों को। कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, पादपों में श्वसन। एनसीईआरटी क्या डाउट अलग से पूछ लेना बच्चे, आज अलग से पूछ लेना, क्लास का टाइमिंग कम है, तुमको अकेले को जो भी डाउट है वो अलग से पूछ लेना। पादपों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। बहुत बढ़िया, बहुत गर्मजोशी से स्वागत होना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चे, नए चैप्टर का स्वागत जो है वो पूरी गर्मजोशी के साथ में होना चाहिए। हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। कौन सा दुखी करता है? अब आज के बाद तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा बच्चे। आज के बाद ये चैप्टर तुमको पूरे जीवन में कभी दुखी नहीं कर पाएगा, मेडिकल कॉलेज में भी दुखी नहीं कर पाएगा तुमको। अब ये मत बोलना सर क्या मेडिकल कॉलेज में भी हम पादपों का श्वसन पढ़ेंगे? यस बिल्कुल पढ़ोगे बच्चे तुम। एक्चुअल में क्या है कि अभी बात करेंगे, अभी तुमको धीरे धीरे सारी बातें पता चलती जाएंगी, सारे छुपे हुए राज पता पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं बच्चे, पिछली बार मैं नहीं था, तो पिछली बार मैं नहीं था बच्चे तुम्हारे साथ, इस बार मैं हूं ना, सब हो जाएगा। यदि तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, चीजों को समझने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें बहुत अंतर मिलेगा अपने जीवन में। यस, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं तुमने देखा होगा कि एनसीईआरटी की सारी बातें भी इंक्लूड कर लेते हैं और हमारा पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। हम लाइनें नहीं पढ़ते, हम समझते हैं, लेकिन हम समझते ऐसे हैं कि हमारी एनसीईआरटी की सारी लाइनें जरूर से हमें क्लियर भी होती जाए। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, एनसीईआरटी के हर पॉइंट को हम समझेंगे। क्या बोल रहे हो? बच्चे ऐसा नहीं है, देखो पढ़ाते सब अच्छा है, जो बच्चा इसी क्लास में, क्या हर क्लास की बात है कि वो बच्चा जो पूरे मन से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन बातों को सीखने के लिए बैठा होता है, वो बहुत कुछ सीखता है, उसे अपने टीचर अच्छे लगते हैं। जो बच्चे बैठे होते हैं कि हम टाइम पास कर ले, कोई हमारे बदले में हमारा काम कर दे, तो वो तो पॉसिबल होता नहीं है, तो फिर बेचारे वो ब्लेम कहाँ डालेंगे इस चीज का? कहीं कहीं डाल देते। सब्जेक्ट ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है, टीचर ही ऐसा है, कुछ भी बोल देते वो। यूनिक फीचर खास किसी में नहीं होता है, खास जो होता है वो देखने वाले का नजरिया होता है बच्चे। हाँ हाँ यस बिल्कुल से, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे कुछ दोस्त हैं, मान लो मेरे एक दोस्त है, वो बहुत ही मोटा सा काला सा गेंडे जैसा दिखता है, लेकिन कोई मुझे पूछे कि दुनिया में
इससे अच्छा कोई है? मैं बोलूंगा नहीं, यही सबसे अच्छा है। तो सुंदरता जो है वो देखने वाले के नजरिए में होती है। नहीं, तुमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। उसके सामने कोई शाहरुख खान भी गुजर जाएगा, तुम बोलोगे हमारा दोस्त पहले हमारे पास रहेगा, तुम दूर से बात करो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इंसानों में श्वसन के बारे में बात करना चाहता हूं। ह्यूमन रेस्पिरेशन। इंसानों में श्वसन तो तुमको पता ही है। श्वसन का मतलब क्या? O2 लेना, CO2 निकालना। उस O2 को श्वसन आधार पदार्थ को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करना ताकि उससे एटीपी बने और उस एटीपी की वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहे। तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल रहे हैं? श्वसन। लेकिन हम जब मानव में श्वसन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर श्वसन में क्या होता है। सबसे पहले वायुमंडलीय एयर जो है, हवा जो है, उसको लंग्स तक पहुंचाया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? ब्रीथिंग या संवातन। पढ़ा है तुम लोगों ने? यस। उस प्रक्रिया को बोलते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब वो हवा हमारे लंग्स में पहुंच जाती है, हमने इनहेल किया, लंग्स में पहुंच गई, एक्सहेल किया, लंग्स से बाहर निकल गई। तो ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस चल रही है, वो जो हिंदी में तुम निश्वसन उच्च श्वसन बोलते हो, तो वो जो प्रक्रिया चल रही है वो है हमारा बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं, संवातन भी बोलते हैं। देन उसके बाद में वो हवा जो हमारे लंग्स में पहुंचती है उसे हमें शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना है। कौन काम करता है? ब्लड। ब्लड उस एयर को लेकर के जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, जिसको बोल दिया जाता है क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन। O2 जो है वो टिश्यू तक पहुंच जाएगी और CO2 निकल के वापस लंग्स तक पहुंच जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक काम होता है, इसलिए सर्कुलेटरी है वो। देन उसके बाद में जो ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंची, उस ऑक्सीजन का क्या होगा? वो करेगी जो श्वसन आधार पदार्थ है उसको ब्रेक और उससे बनाएगी एटीपी। उसको ही क्या बोलोगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे अंदर श्वसन या जंतुओं में श्वसन जो होता है वो नॉर्मली ये 3 पद के द्वारा होता है। जब तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, रंजीत सर तुम्हें पढ़ाएंगे, तब तुम देखोगे कि वो तुम्हें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बोल देंगे कि वो तो तुम्हें राजीव सर ने पढ़ा दिया होगा। इसका मतलब कि हम जो हमारे अंदर श्वसन पढ़ रहे हैं उसमें भी कोशिका में क्या होता है, कोशिका में वो ऑक्सीजन कैसे श्वसन आधार पदार्थ को तोड़ के एटीपी बनाती है, वो हम पढ़ रहे हैं। यानी चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो या कोई और भी जीव हो, उनके अंदर यदि हम बात करें कोशिकीय श्वसन की, तो वो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है और वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। इसलिए बोल रहा था कि मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे तो ये प्रक्रिया तो एज इट इज पढ़ोगे। क्या बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है। अब यदि इसी को हम पादप से कंपेयर करें, पादपों में श्वसन से कंपेयर करें, तो फिर देखते हैं क्या हमें कुछ अंतर मिलता है। सबसे पहला अंतर जो हमें मिलेगा कि पादपों में जो श्वसन अंग है वो तो है ही नहीं। नाक है क्या? नॉस्ट्रिल्स है क्या? लंग्स है क्या? नहीं, ये सब तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब पहला ही प्रॉब्लम आ गया कि पादपों में श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला सवाल आता है, होती है, तो फिर ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, CO2 कैसे निकालते हैं? क्या बोलोगे? डिफ्यूजन द्वारा? यानी बोल सकते हैं कि गैसियस एक्सचेंज सरल विसरण द्वारा होता है। सरल विसरण द्वारा होता है। जरूरत ही नहीं पड़ी ऑर्गेन्स की, सरल विसरण द्वारा हो गया। ऑर्गेन नहीं है तो O2 कैसे जाएगा, CO2 कैसे निकलेगी? बताओ जरा।
स्टोमेटा से, लेंटिसेल से, वातरंध्र, रंध्र से, वातरंध्र से, इवन उसकी सतह से डिफ्यूजन के द्वारा। होगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या पत्ती जो ऑक्सीजन को अवशोषित करेगी वो पादप के अन्य भागों तक पहुंचाया जा सकता है कि नहीं पहुंचाया जा सकता है? क्या वो पादप से जो ऑक्सीजन निकली वो तने में और जड़ों में जो लीफ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया वो ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ये जो ऑक्सीजन स्टोमेटा से और लेंटिसेल से ली जाएगी उसको पादप के अन्य भागों तक भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? कितने बच्चे बोल रहे नहीं भेजा जाएगा? क्यों नहीं भेजा जाएगा बच्चे? उनसे वो खुद ले लेते हैं, ऐसा बोलना चाहते हो? बैठो। ये बच्चा बोल रहा है कि पादप का हर एक भाग अपना ऑक्सीजन खुद लेता है, अपना CO2 खुद निकालता है, वो इसके लिए जाइलम फ्लोएम की सहायता नहीं लेता है। मैं बोल रहा हूं ले लेना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? ऊर्जा खर्च होगी? नहीं बच्चे, दिक्कत बहुत बड़ी है कि पादप की रगों में जो बहता है वो खून नहीं, वो पानी है। बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चे। अब यदि वो हीमोग्लोबिन ही नहीं है, यदि वो ब्लड ही नहीं है बच्चे, तो कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? हो पाएगा क्या? मजबूरी है, उसको करना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। वाटर में कितना ही घुलेगा बच्चे, तो उससे कुछ काम नहीं चलेगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये बात जो है कुछ कुछ बातें सही निकल के आ रही है। पहली बात, ये बच्चा बोल रहा है कि सर पादप के भागों को बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पादप को कम CO2 की आवश्यकता होती है, कम O2 की आवश्यकता होती है, कम ATP चाहिए उसको श्वसन के लिए। क्यों भाई, क्यों कम ATP चाहिए? क्यों उसको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है? एक बड़ा मामला तुम्हें पहले से ही पता है, जो तुमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, कि हरे भाग क्या करते हैं? प्रकाश श्वसन में बने O2 का कुछ भाग उपयोग कर लेते हैं। तो थोड़ा तो उसने खुद बनाया था, वही यूज कर लिया, उसको वातावरण से चाहिए ही नहीं। लेकिन कौन से भाग? हरे भाग। हाँ, प्रकाश संश्लेषण, सॉरी, प्रकाश श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में बने O2 का कुछ भाग जो है वो खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा कि उसके अंदर पादपों में गमन अनुपस्थित, लोकोमोशन जैसी एक्टिविटीज होती नहीं है, तो उसके लिए भी ATP खर्च कम होगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि पहली बात तो है कि पादप को ऑक्सीजन कम चाहिए, उसको श्वसन, हमारी तरह बहुत सारा ATP बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बिना श्वसन अंग के भी वो इतना ऑक्सीजन ले सकता है। कुछ तो उसके ग्रीन पार्ट में बन जाएगा और कुछ जो है वो ले लेगा। दूसरी बात कि पादप का हर एक भाग जो है, जो इस बच्चे ने बताया कि पादप का प्रत्येक भाग अपने स्वयं के गैसीय विनिमय या स्वयं का गैसीय विनिमय, अपने स्वयं का गैसीय विनिमय करता है। गैसीय विनिमय करता है, किसके द्वारा करता है? स्टोमेटा द्वारा, रंध्र, लेंटिसेल द्वारा, वातरंध्र एवं सतह द्वारा गैसीय विनिमय करता है। लेकिन फिर भी मन में सवाल उठता है क्या, कि क्या पादप जो है वो बिना किसी ऐसे अंग के द्वारा हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन का गैसीय विनिमय कर पाएगा? कर पाएगा तो कैसे कर पाएगा? क्या कुछ खास बात है? तो हम देखेंगे कि जब एनाटॉमी तुमने पढ़ी होगी तो नॉर्मली देखा होगा कि पादप की जो कोशिकाएं होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अंतर कोशिकीय अवकाश। कोशिकाओं के बीच सामान्यतः कुछ
अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। तो यहां से इन अवकाश से क्या हो जाएगा, इन अवकाश से ऑक्सीजन जो है वो आसानी से सेल के अंदर चला जाएगा, CO2 उनसे बाहर निकल जाएगी। तो एक तो ये बात समझ में आ रही है कि यस। लेकिन यदि कोई पादप बहुत बड़ा है, छोटे छोटे पादप तो समझ में आ गए कि इतना तो डिफ्यूजन से जा सकता है। कोई बहुत मोटा, इतना मोटा बरगद का पेड़ है, हम सोच रहे विसरण द्वारा ऑक्सीजन जो है उसके सभी भागों तक पहुंच जाए, अंदर तक भी पहुंच जाए, पहुंच पाएगा क्या? फिर कैसे काम चलेगा? तो तुम ध्यान दोगे कि कभी ऐसे पेड़ को काटा होगा तो उस पेड़ के अंदर तो सारी लकड़ी होती है, सेकेंडरी वुड। वो लकड़ी जिंदा होती है कि मुर्दा होती है? उसे ऑक्सीजन का चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, वो ऑक्सीजन का अचार थोड़ी डालेगा, उसे तो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो मरा हुआ है ऑलरेडी। तो जिंदा जो सेल्स है वो कहां है? वो उसके छाल के आसपास ही है, यानी बाहरी सतह पर ही है। तो जीवित कोशिकाएं पादपों में कहां होती है? सामान्यतः उनके सतह पर पाई जाती है, इसीलिए वो सतह तक तो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचा ही सकता है। यानी एक और कारण मिल गया मुझे, क्या? कि जीवित कोशिकाएं सामान्यतः सतह पर पाई जाती है, बहुत डीप ऑक्सीजन को जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये सब कारण होंगे जिनकी वजह से पादप जो है वो बिना श्वसन अंग के भी आराम से गैसियस एक्सचेंज कर लेता है। तो कोई पूछेगा कि पादपों में ब्रीदिंग या संवातन होता है कि नहीं होता है, क्या बोलोगे? एनसीईआरटी ही पूछेगी तुम्हें, और तो कोई क्या ही पूछेगा? एनसीईआरटी पूछेगी कि पादपों में संवातन जो है, ब्रीदिंग जो है वो होती है कि नहीं होती है? पादप सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्या बोलोगे? बोलो बच्चे, लेते हैं। तुम बोलोगे लेते हैं। क्या बोलोगे बच्चे? लेते हैं। तुम बोलोगे कि हाँ लेते तो हैं, लेकिन जंतुओं से अलग है वो। ये जो ब्रीदिंग कर रहे हैं एक्चुअल में इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है, ये तो सरल विसरण के द्वारा ही ब्रीदिंग कर ले रहे हैं। आई बात समझ में कि गैसियस एक्सचेंज जो है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जा रहा है, उसी को हम ब्रीदिंग मान सकते हैं। वैसे जंतुओं के समान अलग से ब्रीदिंग वाली प्रोसेस इनके अंदर नहीं है, उसके स्थान पर सरल विसरण ही हो जाता है। चला गया ऑक्सीजन सेल के पास इन सब रीजन की वजह से, और फिर सेल के अंदर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो इसका मतलब तो क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाला पार्ट जो है वो तो सरल विसरण है, एनाटॉमी के रिलेटेड है। पढ़ना क्या है? चैप्टर में हम श्वसन के नाम पर क्या पढ़ रहे होंगे? यस, कोशिकीय श्वसन। क्या तुम ये लिखना चाहते हो क्या? वैसे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिखना चाहते हो फिर भी तो लिख डालो फटाफट। प्रेशर ग्रेडियंट बिना प्रेशर ग्रेडियंट के ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होगा बच्चे? वो तो होगा ही ना भाई। कोशिका के बाहर O2 ज्यादा है, सेल के अंदर ऑब्वियसली श्वसन में यूज हो रहा होगा तो O2 कम CO2 ज्यादा होगा, तो जिधर O2 जाता है उधर से कम की तरफ जा रहा होगा। क्या बोलेंगे? सरल विसरण। यस, बिल्कुल होता है। बिना बिना कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट के वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन का तो बेसिक प्रिंसिपल ही है, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उधर से, जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उस तरफ जाना। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। लिखते जाओ और मेरे एक सवाल के बारे में भी सोचते जाओ और जवाब दो।
कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा एक नर्सरी में घूमने गया, इसको गुलाब का प्लांट बहुत पसंद आया। इसने बोला कि मैं भी गुलाब का प्लांट, ये गुलाब का प्लांट मैं अपने घर पे उगाना चाहता हूँ। एक गमले वगैरह में लगा के उसको ले आया, और नर्सरी वाला जो इंसान था उससे पूछा इसने कि मुझे इसका कैसे देखभाल करना होगा। तो उसने बोला कि इसका अच्छे से खाद और पानी इन सब का ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ ज्यादा देखभाल करने जैसा होता नहीं है, ऐसा बोल दिया उसने इसको। ये घर पे आया, बोरा भर के खाद ले आया है, खाद और बढ़िया से डाल दिया है इसने, और ये क्या कर रहा है, ये उसके अंदर खाद की तो कमी नहीं हो रही है, पानी भी डाल देते हैं। पानी डाला, जब इसने गमले में पानी डाला तो थोड़ी देर में गमले में पानी का सतह जो है वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया। ऐसा लगा, अरे अभी तो पानी डाला था, खत्म हो गया। इसने फिर से पानी डाल दिया, फिर थोड़ी देर में कम हो गया। इसने बोला ये लग रहा है कि प्लांट जो है वो लग रहा है ज्यादा पानी पीता है, इसके पानी का हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इसने क्या किया, इसने सीधे टंकी में से पाइप जोड़ी और सीधे लाके गमले में परमानेंट कनेक्शन कर दिया। पानी खत्म ही नहीं होना चाहिए, जितना प्यास लगा है पूरा प्यास मिट जाए प्लांट का। प्लांट धीरे धीरे जो है वो हाँ स्वर्ग सिधार गया। इसको समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या, खाद दिया पानी दिया, पादप जो है वो मर कैसे गया, बताओ कारण क्या। ज्यादा पानी दिया तो पेट फूट गया उसका, क्यों बच्चे बताओ, क्यों क्यों मर गया वो पादप। ज्यादा पानी देने से ऐसा क्या हो गया, क्यों मर ही गया। यस बच्चे बताओ, यस दम घुट गया उसका। क्यों, इतना सारा हवा है आसपास में तब भी दम घुट गया। पानी में नहीं, पूरा पानी में डूब थोड़ी गया था पादप। पादप का जड़ के ऊपर वाला भाग तो हवा में है, फिर भी जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिल। क्या बोला हमने, पादप का हर एक भाग अपने ऑक्सीजन का खुद से विनिमय करता है, यानी जड़ को ऑक्सीजन खुद से चाहिए, तने वाले ऑक्सीजन से उसका काम नहीं चलेगा। तो क्या हुआ कि जब इस बच्चे ने उसमें पाइप लगा दिया तो लगातार पानी भरे रहने की वजह से जो मिट्टी के कणों के बीच में वायु का अवकाश था वो भी जल ने ले लिया। क्या हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई, जल जो है वो पूरा उसको लबालब भर के रख रहा है बच्चा। तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलने के कारण पादप की जड़ जो है वो श्वसन नहीं कर पा रही है, तो मर कौन जाएगी, जड़ मर जाएगी। और यदि जड़ मर गई तो फिर जल खनिज सबका अवशोषण धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वो पादप पूरी तरीके से मर जाएगा। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। यस, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए कि पादप का हर भाग अपना खुद के ऑक्सीजन का ध्यान रखता है। चावल नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरा चावल, स्टार्टिंग में नहीं मरेगा, बाद में तो मर जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम छोटा है, उस टाइम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, उतने कम ऑक्सीजन जो है वो उसको पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है उससे भी काम चल जा रहा है, बाद में मर जाएगा। यदि फिर प्लांट बड़ा हो गया और फिर खेत में पानी भर दो तुम, तब मर जाएगा वो। इंटेलिजेंट गर्ल। चलो आ जाओ आप श्वसन की। बोलो, जल कुंभी कैसे रहता है। जो जलीय पादप होते हैं उनमें एडेप्टेशन है कि वो उतने ही कम ऑक्सीजन से काम चला पा रहे हैं जितनी उसको जल में घुलित अवस्था में मिल रही है। तो जो जलीय पादप है, हर अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं। अब वही जल के अंदर रहने वाला, यदि जल निमग्न जगहों पर रहने वाला यदि मैग्रूव वनस्पति है, तो मैग्रूव तो बड़ा पेड़ है, उसका काम तो नहीं चलेगा जल में घुले हुए ऑक्सीजन से, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, न्यूमेटोफोर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो वो एडेप्टेशन अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा सर मछली तो पानी में रह जाती है, इंसान क्यों नहीं रहते हैं, क्या ऐसा किसने कहा। नहीं नहीं, वो तो तुम अलग से सोच रहे हो ऐसा, लेकिन तालाब में क्या होता है बताओ, सोच के बताओ। तालाब में तो मछली भी है, प्लांट भी उग रहा है, ऐसा क्या होता है तुम बताओ ना, सोच के सोचो लॉजिकली।
क्या तालाब के पानी के अंदर शैवाल वगैरह उगते होंगे क्या वो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करते होंगे क्या वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते होंगे यस। लेकिन वही यदि तुम जलकुंभी ज्यादा उगा दो, वो ब्लूमिंग हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो यदि प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती तो धीरे धीरे फिर गड़बड़ हो जाती है। तब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, एल्गी ऑक्सीजन बनाएगी नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? मछलियां भी मर जाएंगी। यस, धीरे धीरे प्लांट भी मर जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये कोशिकीय श्वसन का है, और इसी को कंपेयर करूं मैं इस दूसरे प्रोसेस के थ्रू, C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी। कुछ बच्चे बोले सर दोनों एक ही तो रिएक्शन है, अलग कहां है? दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर है क्या? क्या अंतर दिख रहा है? कि वहां पर एंजाइम, ये श्वसन की अभिक्रिया है, लेकिन यदि इसकी बात करूं तो ये दहन की अभिक्रिया है, कंबशन है ये। श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है? यस, वेरी गुड। श्वसन जो है वो बहुपदीय प्रक्रम है, बहुत सारे स्टेप में होता है, जबकि ये एकल पदीय प्रक्रम है, सिंगल स्टेप में हो जाता है। उससे क्या होगा? कोई बच्चे बोले सर उससे क्या होगा, कुछ अंतर आएगा? इससे वही अंतर आएगा कि मान लो तुम्हारे घर पे एक सिलेंडर है, तुम्हें बोला जाए कि इस सिलेंडर की ऊर्जा को तुम्हें धीरे धीरे करके महीने 2 महीने में उपयोग करना है। तुमने बोला ठीक है, लग रहा है इसकी बात हो रही है, धीरे धीरे, आज थोड़ा सा, कल थोड़ा सा, ऐसे करके। और दूसरा मैंने बोला 1 सेकंड में 1 पद में सारी ऊर्जा का उपयोग कर लो। यदि हम 1 पद में यूज करते तो क्या होता? स्वाहा हो जाता कि नहीं हो जाता? यस, तब तो फिर कुछ बचता ही नहीं। क्या उस ऊर्जा को यदि एक ही पद में रिलीज कर दिया जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है? लग रहा है ये तो तबाही मचा देगा। लेकिन यदि उसी ऊर्जा को धीरे धीरे छोटे छोटे पदों में कम कम करके उपयोग किया जाए तो क्या हम इससे रोटी पका सकते हैं बच्चे? यस, बिल्कुल, सब्जी बना सकते हैं। वेरी गुड बच्चे। तो इसीलिए बिल्कुल वैसा ही हमारे सेल के अंदर भी हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो क्रिया आधार है, इसको हमें जलाना है और इससे हमें ऊर्जा बनानी है। लेकिन यदि वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में होता है तो उस ऊर्जा को के कुछ भाग को कोशिका एटीपी में रूपांतरित कर सकती है, अपने काम के लिए उपयोग कर सकती है, एटीपी बना सकती है। क्या सारी ऊर्जा से एटीपी बन जाएगा क्या? नहीं, ऊर्जा का एक बड़ा भाग तो पहले हीट के रूप में लॉस होगा धीरे धीरे करके, और उन्हीं में से कुछ कुछ स्टेप इतने बड़े होते हैं कि उसमें निकलने वाली ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है। आई बात समझ में? लेकिन यदि वो दहन होता तब ये पॉसिबल नहीं होता। तो पहला बहुपदीय प्रक्रम है तथा निकलने वाली ऊर्जा का कुछ भाग एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाता है। इससे क्या होगा? जिसका उपयोग उपापचयी क्रिया करने में होता है। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर क्या हो जाएगा? सारी ऊर्जा एक साथ ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। अंतर आ गया क्या? निकल जाती है। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई? तो श्वसन का जो पर्पस है वो क्या होता है? क्या कोई बता सकता है श्वसन का क्या पर्पस है? एटीपी का निर्माण करना ही इसका पर्पस है क्या? तो तुमने जब भी श्वसन को देखा कि श्वसन का क्या रोल है, ग्लूकोज को CO2 में कन्वर्ट कर देना, ऊर्जा उत्पन्न करना,
और उस ऊर्जा से मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये सब जो नजरिया है ये सब तुम्हारा गलत है। यदि तुमने कभी इसको सिर्फ इस नजरिए से देखा कि ये प्रक्रिया होती है जिसमें जो हम भोजन करते हैं वो हमें ऊर्जा दे देती है, तो सरासर गलत नजरिया। तुम्हें पढ़ा, जिन्होंने भी पढ़ाया, तुमने जैसे भी पढ़ा, ये सब तुम्हारे दिमाग में गलत फहमियां भर दी गई है। वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी वृद्धि कैसे होती है? इस दुनिया में कार्बनिक पदार्थ का एकमात्र स्रोत, ध्यान से सुन लो, जो अल्टीमेट स्रोत है वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा CO2 को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या बना दिया गया? कार्बोहाइड्रेट बना दिया गया। वही कार्बोहाइड्रेट का कार्बन जो है वो तुम्हारे शरीर के एक एक बायोमॉलिक्यूल में है, वही कार्बन। और यदि तुमने आज तक सही नजरिए से प्रकाश, ये सब फर्जी है, सब अजम्पशन है, सब मान लिया गया है। यदि हम मान लें कि एक ग्लूकोज को पूरी तरीके से मल्टीपल स्टेप में ऑक्सीकृत कर दिया जाए तो वो इतना ATP बनता है, मान लिया गया है बच्चे, वो सच्चाई नहीं है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तुमने खाया ग्लूकोज या तुमने खाया पहले स्टार्च। तुम डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं खा रहे, तुम रोटी खा रहे हो, तुम खा रहे हो स्टार्च। स्टार्च में बहुत सारा कार्बन है। पहले हमारी बॉडी के अंदर इस कार्बन को पचा के ग्लूकोज बनाया गया। तुमने खाया सुक्रोज, सुक्रोज को पचा करके क्या बनाया गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया गया। अरे इतना पाचन, इतना बॉन्ड का ब्रेकडाउन तो हाइड्रोलाइसिस से ही पॉसिबल था, यानी डाइजेशन से ही पॉसिबल था। डाइजेशन करके ही तोड़ा जा सकता था। अब इस ग्लूकोज को आगे डाइजेशन करके तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता है। अब ग्लूकोज का आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, फ्रक्टोज का आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होगा। तुम्हारे शरीर में जब वृद्धि हो रही है बच्चे, तो क्या सिर्फ 6 कार्बन के यौगिक हैं? प्रोटीन के प्रोटीन बन रहे हैं, लिपिड के लिपिड बन रहे हैं, अदर कंपाउंड्स भी बन रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको और तोड़ना पड़ेगा। अब और तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, तो फिर कैसे तोड़ना पड़ेगा? तो रेस्पिरेशन से तोड़ना पड़ेगा। यानी रेस्पिरेशन का काम जो है वो है लंबे कार्बन वाले जो यौगिक हैं इनको तोड़ना। ये तोड़ने के लिए है प्रोसेस। जब इसको तोड़ा गया, लेट सपोज ये वाले कार्बन ने बोला, इन दोनों कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, इसने बोला मैं कुर्बानी दूंगा। बोला तुम कुर्बानी दोगे, लाओ आओ तुम्हारा नंबर लेते हैं। तोड़ दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। जैसे इसको तोड़ा रेस्पिरेशन में, तो यहां पर क्या हुआ? बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अब सारी एनर्जी का जब भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, तुम्हें पता है कि कुछ भाग ही उसका जो है कन्वर्ट होता है, बहुत सारा हीट की फॉर्म में भी लॉस होता है। ठीक है, पढ़ा हुआ तुमने थर्मोडायनेमिक्स में। यानी ऊर्जा का एक बड़ा भाग हीट बन गया और कुछ भाग जो है वो ATP बन गया। श्वसन में ये हो रहा है। क्या हो गया? ये जो बड़ा 6 कार्बन का यौगिक था वो अब 3 कार्बन के यौगिक में परिवर्तित हो गया। श्वसन ने बोला आओ अगली कुर्बानी कौन देगा? इसको पकड़ा। इसने बोला मैं कुर्बानी नहीं देता भाई, मैं अपने कार्बन कार्बन बॉन्ड की कुर्बानी नहीं दूंगा, मैं ATP नहीं बनाऊंगा, चाहे तुम जो कर लो। तुमने बोला हमारे सर ने बोला है तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, 6 के 6 CO2 बनाने पड़ेंगे तुम्हें। हमारे सर ने बोला है। क्या बोलेगा? तुम्हारे सर ने फर्जी पढ़ाया तुमको। बोल देगा ऐसा होता ही नहीं है। तुम्हारे सर को जाके बोल दो कि मैं जा रहा हूं एलेनिन बनाने के लिए, पैरेविक एसिड से एलेनिन बनता है, और एलेनिन जो है उसने बोला मैं जा रहा हूं प्रोटीन बनाने के लिए। कार्बन जो है वो बोले हम तो प्रोटीन बनाने जा रहे हैं। जाके बोल दो सर को कि हम तो नहीं बनाएंगे CO2। ऐसे ही दूसरे वाले को बोला चलो तुम अपनी कुर्बानी दो। इसने बोला मैं भी नहीं देता कुर्बानी, मैं बनाऊंगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना दूंगा लिपिड। तुम बोल रहे हमारे सर ने बोला है, रिएक्शन लिखवा दिया, पूरा प्रोसेस का प्रोसेस पढ़ा दिया है कि CO2 बन जाता है सारा का सारा। बोल रहे हैं कि क्या सब फर्जी पढ़ा है। एजम्पशन है, एजम्पशन। मान लिया गया है कि यदि एक ग्लूकोज का पूरा कार्बन टूट जाए तो ये होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है?
वास्तविकता यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटीज है कि एक भी कार्बन टूट सकता है, दो भी टूट सकते हैं, तीन भी, सारे भी टूट सकते हैं। इसकी कोई ये फिक्स नहीं होती कि हर ग्लूकोज के साथ यही होने वाला है। यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें कुछ बॉन्ड्स ऐसे टूट टूट के एटीपी बना रहे होंगे, और कुछ जो कार्बन स्केलेटन मिलेंगे वो किस में काम आ रहे होंगे, वो कुछ बड़े यौगिकों के संश्लेषण में काम आ रहे होंगे। और यदि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो तुम उस सवाल का निडरता से, समझदारी से बिल्कुल सही जवाब दे सकते हो कि श्वसन की प्रक्रिया को कैटाबॉलिक बोला जाए कि एनाबॉलिक बोला जाए कि एम्फीबॉलिक बोला जाए। एम्फीबॉलिक, कारण तुम्हारे सामने। तो श्वसन का आज के बाद में पूछेगा कोई कि श्वसन का हमारे शरीर में या किसी जीव में क्या उपयोग है, तो क्या बोलोगे? दो उपयोग। पहला ये वाला, क्या बोल रही है? पहला उपयोग कि इसके अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उससे एटीपी बनती है, और दूसरा क्या कि इसमें बनने वाले मध्यवर्ती यौगिकों के कार्बन श्रृंखला बड़े यौगिकों के निर्माण हेतु पूर्व पदार्थ का काम करते, प्रीकर्सर, पूर्व पदार्थ का काम करते हैं। अतः यह एम्फीबॉलिक प्रक्रम है। क्या तुम लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? क्या सब बच्चों को रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें क्या हो रहा है, ये जंतुओं से कैसे अलग है पादपों में, क्या ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई क्या? तो इतनी बातें लिख डालो। ये जो तुम 36 और 38 एटीपी वाला डेटा पढ़ते हो, ये बहुत पुराने जमाने का डेटा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ये डेटा तुम्हारा साथ नीट एग्जाम तक ही देगी कि श्वसन में कितना एटीपी बनता है ग्लूकोज से, 36 से 38। कब तक तुम्हारा साथ देगी? नीट एग्जाम तक ही तुम्हारा साथ देगी। जैसे ही तुम नीट एग्जाम क्रॉस करके मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, ये डेटा तुम्हें 30 या 32 एटीपी का मिलेगा। और उस टाइम पे तुम मुझे याद करोगे कि हमारे सर ने बोला था कि ये सब फर्जी चीजें पढ़ रहे हो तुम। असली आंसर 30 या 32 जो है वो होता है। समय के साथ जो है वो चीजें एडवांस हो गई, नॉलेज और बढ़ी, ज्यादा एक्यूरेसी आ गई, पता पड़ा अरे ये तो कितना एटीपी बनता है, 30 या 32 एटीपी बनता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी अभी भी पुराने डेटा पे चल रही है। मजबूरी है, नीट एग्जाम तक हमें इसका साथ निभाना पड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता की यदि मैं बात करूं, कितना एटीपी बना? 38 एटीपी। यदि चल ही जाता, पूरा दहन ही हो जाता, तो कितना एनर्जी बनता है? 686 किलो कैलोरी। यदि एक एटीपी 7.3 किलो कैलोरी जितनी ऊर्जा देता है, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से इतनी ऊर्जा मिलती है, तो कितना हो जाएगा? 38 इंटू 7.3 अपॉन 686 इंटू 100। एक एटीपी के अंदर जो एक सिंगल जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है उसकी ऊर्जा 7.3 किलो कैलोरी होती है। कितना हो जाएगा? लगभग 40%। प्रकाश संश्लेषण क्यों लिख दिया? यस यस यस, श्वसन की दक्षता। हाँ, अभी प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हुआ ना अपना, तो कोई बार अभी जो है वो बाय मिस्टेक। तुमने लिख दिया था। हाँ हाँ हाँ, क्या भोजन में और श्वसन आधार पदार्थ में कोई अंतर हो सकता है? क्या भोजन और श्वसन आधार पदार्थ एक ही है कि दोनों में अंतर हो सकता है? अंतर हो सकता है कि भोजन जो है उसका होगा पाचन,
पाचन के बाद जो सिंपल कंपाउंड बनेंगे उनसे होगा क्या आगे, श्वसन। तो श्वसन आधार पदार्थ बोलना ज्यादा सही है रादर देन भोजन। तो श्वसन आधार पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, और क्या हो सकता है, कार्बनिक अम्ल, एटसेट्रा इत्यादि। लेकिन इनमें सबसे कॉमन कौन होगा, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबसे, कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का श्वसन में उपयोग किया जाए तो उसे बोलते हैं प्लावी श्वसन। सुना है क्या, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि ये दोनों बने ही इसीलिए हैं कि श्वसन में उपयोग किया जाए, मतलब सेल जो है वो स्टोर करके इनको इसलिए रखती है कि श्वसन में यूज किए जाए। यदि हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन का उपयोग किया जाए वो भी किस समय, भूखमरी के समय। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना भूखमरी के नहीं, भूखमरी के समय। यू नो भूखमरी, लंबे समय से भोजन नहीं मिला, पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज कर लिया जाएगा, फिर लिपिड भी यूज कर लिया जाएगा, मान लो सब कुछ खत्म हो गया, खाना नहीं मिल रहा है, तो शरीर का प्रोटीन भी टूटने लगेगा। यदि उस समय प्रोटीन टूट रहा है तो उसे बोल देते हैं जीव द्रव्य श्वसन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो बोलो, क्या उसको बता रहे हो, मुझे बताओ। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन में होता है, भूखमरी केस। ये बच्ची को मान लो मैंने एक मैराथन में दौड़वाया है, ये बच्ची जो यहां से लेकर के और केएसटी तक मैराथन दौड़ रही है। केएसटी नहीं जानते, जानते हो तुम, इसको वेन्यू ही नहीं पता है, तब हम इसको रेस में भाग दिलवा रहे हैं। ठीक है, यहां से किशोर सागर तालाब है, तो हाँ नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होना चाहिए सर। किशोर सागर, हाँ केएसटी बोलते हैं उसको। अब यहां से ये बच्ची जो है वो दौड़ते दौड़ते जा रही है, मेरे को पता है कि रास्ते में ये बेचारी थकेगी, इसका एटीपी जो है उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इसको और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो मैं रास्ते में इसके लिए एक बोतल में घी और एक बोतल में ग्लूकोज लेके खड़ा हो कि भाई तुमको जो चाहिए वो तुम ले लो। क्या बच्चे, ग्लूकोज। ये बच्ची बोल रही है कि सर मैं ग्लूकोज लूंगी, कि ग्लूकोज जो है, क्योंकि घी बोल रहे आप पैक कर देना वो अलग बात है उस टाइम पे तो मुझे ग्लूकोज ही दे देना ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, क्योंकि हमको पता है कि यदि हम फैट या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी लेंगे पहले बॉडी में जाएगा, ब्रेक होगा, लंबे टाइम तक जा करके धीरे धीरे यूज होगा। लेकिन ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जल्दी यूज होने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तुरंत शरीर में जाएगा, कोई पाचन नहीं करना, सीधे एब्जॉर्ब और उसके बाद में श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए तुरंत शक्तिदायक, तुमने सुना होगा एड के अंदर जब ग्लूकॉन डी का एड आता था पहले, तो बोलते थे तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, सुना होगा तुमने। क्यों ऐसा बोलते थे, यस क्योंकि हमारी बॉडी सबसे पहले, क्योंकि उसका और पाचन तो करना नहीं है, एब्जॉर्ब होकर सेल में पहुंचा, सेल ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, सूरज नहीं मार देते थे ना हट, वो ऐसे, क्योंकि सूरज देवता उसका खून चूस ले रहे हैं ना, इसलिए पूरा पसीना जो। ठीक है, तो श्वसन में सर्वप्रथम खर्च होने वाला या उपयोग होने वाला लिख देता हूं, क्रिया आधार, क्रिया आधार से बेटर श्वसन आधार, श्वसन क्रिया आधार पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, और शर्करा बोलते हैं क्या, नहीं वो शुगर को बोलते हैं,
कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। तथा प्रोटीन जो है वो सबसे अंत में उपयोग होता है। क्या बात सही है क्या? इनमें ऊर्जा का क्रम भी बता सकते हो? ऊर्जा प्रदान करने का क्रम, कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? लिपिड। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? लिपिड। लिपिड से कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। इसके बराबर की ऊर्जा कौन? प्रोटीन। क्या तुमने पढ़ा हुआ है कभी अपने जीवन में डेटा? फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा होगा। 944 है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। 44 नहीं 44। कहां पे पढ़ा तुमने? डाइजेशन वाले चैप्टर में। डाइजेशन वाले चैप्टर में जो अपने एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है वो बात कर रहा हूं मैं। 944 दिया। हाँ वो सिलेबस से हट गया, बट इसलिए ऑर्डर तो ध्यान रखना ही कम से कम। तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कैसे होता है, कौन क्रिया आधार होता है, कौन पहले यूज होता है, कौन बाद में यूज होता है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एरोबिक हिंदी में लिखूं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के नाम पे जो तुम पढ़ते हो वो है फर्मेंटेशन, किण्वन। अवायवीय श्वसन के नाम पे तुम जो भी पढ़ते हो इस चैप्टर में वो है किण्वन। वायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बताओ, किस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होगी? वायवीय में। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुमको आता है, मैं लिख दे रहा हूं, जल्दी जल्दी तुमको नोट कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता सामान्यतः होती है। क्या कोई एक्सेप्शन भी है? बिना माइटोकॉन्ड्रिया के वायवीय श्वसन कर ले? वायवीय जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में होता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। कौन हेल्प करेगा? मीजोसोम। क्या कुछ जीव दुनिया में विकल्पी वायवीय और अविकल्पी वायवीय ऐसे टाइप के होते हैं क्या? कुछ ऐसे ही विकल्पी अवायवीय और विकल्पी अवायवीय होते हैं क्या? यस, तुमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई अपने जीवन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता वायवीय श्वसन में होगी, अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी प्रक्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा? वायवीय में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहां पर अवायवीय में या फर्मेंटेशन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो क्या उत्पाद बना? CO2 प्लस H2O बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में या किण्वन में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है अथवा इथेनॉल या अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। किसमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? वायवीय श्वसन में 36 या 38 ATP बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कितना? 2 ATP बनती है। क्या तुम लोग अवायवीय श्वसन और किण्वन में अंतर जानते हो? अवायवीय श्वसन और किण्वन में अंतर है क्या? कोई अंतर? क्या अंतर ही नहीं है? यस, कुछ बच्चे बोल रहे सर आप बोल रहे हो कि अवायवीय श्वसन के नाम पे जो पढ़ रहे हैं वो किण्वन है, इसका मतलब कुछ तो अलग है। अवायवीय श्वसन का एक प्रकार हो सकता है।
तुम लोग पता करके बताओगे आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। पता करोगे? यस। और बस मैं तुम्हें एक बार प्रोसेस के नाम बता देता हूँ स्टेप्स के, फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग जो है वो एक्सरसाइज करके आ जाओगे क्या? ठीक है, तो डिस्कस कर लेंगे। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको कि हम ईएमपी पथ या ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। कहां पर होता है ये प्रक्रिया? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, दोनों में से कौन सा ज्यादा सही रहेगा? साइटोसोल, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी इंक्लूड करेंगे। साइटोसोल में सिर्फ ऑर्गेनेल को हटा दो, लिक्विड लिक्विड या मैट्रिक्स वाला पार्ट। दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, योजक अभिक्रिया। इसका एक और भी नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकारी वी कार्बोक्सिलेशन। कहां पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, अधात्री में। तीसरा स्टेप होता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। कहां पर होता है ये भी? माइटोकॉन्ड्रिया की कहां पर? मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र भी मैट्रिक्स में चलेगा। और चौथा होता है सीमांत ऑक्सीकरण, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। एनसीईआरटी में टर्मिनल ऑक्सीडेशन नाम का चीज नहीं मिलेगा, तो क्या लिखा हुआ मिलेगा? ईटीएस एवं ऑक्सीकारी फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरीकरण। ईटीएस पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, और ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये स्टेप्स हैं। एक बार नाम लिख लीजिए। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तुम लोग इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ के आ जाना ग्लाइकोलाइसिस से पहले तक का, तो बढ़िया से जरूर से पढ़ लेना।